नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात होने जा रही है डिजिटल करेंसी पर, क्योंकि एक बहुत ही क्रांतिकारी वक्त है, दिन है, मौका है। भारत में लॉन्च हो गई है उसकी अपनी खुद की डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आरबीआई ये लेकर आ गया। जी हां, सीबीडीसी इसी नाम से इसे पूरी दुनिया में जाना जाता है। जब कोई सेंट्रल बैंक या कोई रिजर्व बैंक यानी किसी देश का जो मुख्य बैंक है, अगर वो अपनी कोई डिजिटल करेंसी लाता है तो उसका नाम या उसे कहते हैं सीबीडीसी। तो भारत को अपनी सीबीडीसी मिल चुकी है। एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसमें शुरुआत तो की गई है होलसेल करेंसी से, यानी कि शुरुआत में ये बड़े वित्तीय संस्थान के लेन देन के काम आएगी और उसके बाद लेकर आई जाएगी रिटेल सीबीडीसी, यानी कि ऐसी डिजिटल करेंसी जिसका इस्तेमाल आप और हम करेंगे। तो वैसे तो डिजिटल करेंसी के नाम से हमने क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत सुना है, कई सालों से इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन अब अगर कोई सेंट्रल बैंक ये करेंसी लेकर आ रहा है, यानी आरबीआई ने करेंसी पेश की है, तो इसके मायने क्या हैं? ये किस काम आएगी? क्या ये क्रिप्टो करेंसी की ही तरह है? अगर ये क्रिप्टो करेंसी नहीं भी है तो हमारे पास इन दिनों जो हम यूपीआई से आदान प्रदान करते हैं वहां भी तो कोई कैश नहीं आता, उससे ये कैसे अलग होगी? क्या फायदे होंगे इसके और क्यों इसे लाया गया? कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम जरूर जानेंगे ताकि आप भी सहज और आसानी से, सरल तरीके से समझ जाएं कि इस कदम के मायने क्या हैं और ये कितना क्रांतिकारी कदम है। तो चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ खास मेहमान। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इकोनॉमिक और फाइनेंशियल लॉयर राजुल जैन साहब, क्रिप्टो एक्सपर्ट बुधिल व्यास जी और इंटेलीब्लॉक की सीईओ नेहा जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बुधिल, हम आपके पास आते हैं। भारत की अपनी क्रिप्टो करेंसी सीबीडीसी और आरबीआई लेकर आ गया है। कैसे समझे इसको? क्या लेकर आया आरबीआई? कैसे ये डिजिटल करेंसी हमारी दूसरी करेंसी यानी कि जो इस समय हम इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, उससे अलग है? सर एक्चुअली सबसे पहली चीज समझनी हमें ये होगी कि ये है क्या, मोटिव इसका क्या है लाने का। वो ये है कि कुछ ट्रांजैक्शन जो हम लोग करते हैं उनके अंदर क्या होता है कि हमें एक फीस देनी पड़ती है या फिर उस लेन देन के प्रोसेस के अंदर एक समय लग जाता है। तो उस प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए हम एक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। अब वही डिजिटल करेंसी इंडियन गवर्नमेंट ने हम लोग को एज अ यूपीआई भी प्रोवाइड की थी, बट वो थोड़ी सी अलग इसलिए थी क्योंकि वो ब्लॉकचेन या फिर किसी भी एक टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा आधारित नहीं थी एंड वहां पर लिमिटेशंस हमारे पास उतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। इस चीज के अंदर जो सीबीडीसी इंट्रोड्यूस की गई है उसके अंदर एक छोटा सा चेंज यहाँ पर यह आया है। हालांकि ये भी ऑनलाइन है और कंप्लीटली डिजिटल है, लेकिन यहां पर चेंज क्या आया है कि ये एक ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग लेजर टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब लेजर टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनके ऊपर हमें सोचना चाहिए। ज्यादातर लोगों को जो कंफ्यूजन है कि ये क्या बाकी डिजिटल करेंसीज से सिमिलर है कि नहीं है, तो वो सिमिलर इसलिए नहीं है क्योंकि लेजर के अंदर क्या होता है कि जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो क्लियर होती है, क्लियर एंड कट। आप उसका पता कर सकते हैं दैट हाउ यू हैव गॉट दैट क्रिप्टो करेंसी, वो आप तक पहुंची कैसे है वो करेंसी। तो इसलिए उसको क्रिप्टो का नाम नहीं दिया गया है। दैट इज द रीजन। वो अगर बैंक्स इस्तेमाल करती है या फिर कोई भी बड़े जितने भी हमारे यहाँ पर लोग हैं या फिर बड़े जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं वो लोग अगर यूज करते हैं इसको, तो उसके अंदर क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन वो बोलकर नहीं आकर के वो एक डिजिटल करेंसी का ट्रांजैक्शन आएगा, क्योंकि उनके लेन देन के अंदर प्रोसेस वही रहेगा, बहुत फास्ट ट्रांसफर होगा, लेकिन उनकी अनोनिमिटी वाली जो चीज है वो खत्म हो जाएगी एंड लोगों को उसके बारे में जानकारी रहेगी, यानी कि मेनली गवर्नमेंट को जानकारी रहेगी कि ये करेंसी किसने और किसको भेजी और कितना अमाउंट भेजा है। जबकि बाकी जो हमारी करेंसीज है, डिजिटल करेंसी जिनको हम क्रिप्टो करेंसीज बोलते हैं, उनके अंदर ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है। वहां पर अनोनिमिटी मेंटेन की जाती है, यहां पर नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये आपने कहा, दो तीन पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैं दर्शकों को बता दूं कि एक तो जैसे आप यूपीआई ट्रांजैक्शन भी करते हैं, वहां भी सीधा पैसा तो इन्वॉल्व है नहीं, डिजिटल ट्रांसफर होता है इधर से उधर, लेकिन हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर कि ये उससे कम टाइम में हो जाएगा, इसका प्रोसेस वैसा नहीं होगा, इसकी टेक्नोलॉजी अलग होगी, और दूसरा ये कि इसमें एनोनिमिटी नहीं होगी, पता होगा बैंक को कि किसका पैसा किसको गया। चलिए थोड़ा और सरल करते हैं, हाँ थोड़ा और समझाइए इसे कि कैसे अंतर आएगा। मतलब मैं एक एंड यूजर हूं, अब वो मैं यूपीआई ट्रांसफर कर दूं या फिर मैं एक डिजिटल करेंसी को ट्रांसफर कर दूं, मेरे लिए क्या फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल। तो आपके लिए तो दोनों ही बराबर हैं, लेकिन आपके यूज़ केसेस बढ़ जाएंगे जहाँ पे आप इन दोनों चीज़ों को उपयोग में ला सकें। अभी तो आप सिर्फ जो फिजिकल करेंसी है, हमारी जो यूपीआई पेमेंट है वो सारी बैक्ड है फिजिकल करेंसीज के लिए,
तो आप वही यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप CBDC यूज़ करते हैं तो आपकी सारी जितनी भी पेमेंट्स हैं, जो भी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जैसे Web3 वर्ल्ड हो गया, ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन हो गई, नॉर्मल DeFi एलिमेंट्स हो गए, वहाँ पे भी आप इन सारे यूज़ केसेस को अपनी इस डिजिटल करेंसी जो कि खुद की CBDC है इंडिया की, वो यूटिलाइज करके आप वहाँ पे यूज़ केसेस की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, आप सब लोग एक्सपर्ट हैं, इसलिए आपके लिए समझना कहना आसान है। मैं थोड़ा और सरल करूंगा इसको दर्शकों के लिए। तो राजुल, कैसे इसको समझे? मैं थोड़ा इसको इस एंगल से देख रहा हूं कि देखिए, अभी अगर मैं UPI या एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करता हूं तो एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक को जाता है, यानी एक बैंक अपना ट्रांसफर करता है दूसरे बैंक को। डेफिनेटली पीछे कोई प्रोसेस चल रही होती होगी, कोई सेटलमेंट हो रहे होते होंगे। क्या वो प्रोसेस, क्या वो सेटलमेंट इस डिजिटल करेंसी में खत्म हो जाएगी? हाँ जी सर, बिल्कुल जो आप समझ रहे हैं ये वैसा ही है जितना सेटलमेंट प्रोसेस है। जैसे कि हमारे देश में नेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन है जो कि सारी पेमेंट्स का सेटलमेंट करती है, वैसा ही होगा एल्गोरिथम। जो अब पहले जो एल्गोरिथम उनके ऐसा था कि फिजिकल मनी बैंक के अंदर आएगी, बैंकिंग सिस्टम में इन्फ्यूज़ होएगी, उसके बाद इन्फ्यूज़ होने के बाद NCP उसको कमांड देती थी और क्लैरिफिकेशंस जितने भी क्लियरेंसेस होते थे हो जाते थे। अब इस केस के अंदर ये एंड टू एंड करेंसी पेपरलेस हो गई है और डिजिटल करेंसी, जबकि वर्ड जब क्रिप्टो करेंसी की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन भी है इसको लेकर। और मैं हालांकि ये बता दूं कि करेंसी वर्ड लीगली यूज़ होना ही नहीं चाहिए कोई भी ऐसी चीज़ में जिसमें लीगल टेंडर ना हो। लीगल टेंडर का मतलब है कि जिसकी किसी देश की सरकार ने उसको लीगली मान्यता ना दी हो। जैसे कि कोई भी करेंसी नोट होता है वो प्रॉमिसरी नोट होता है अदरवाइज लीगली। उसमें अगर दर्शक भी हम देखें कि अगर कोई भी नोट आप अपनी जेब से निकालिए, उस नोट के ऊपर लिखा होगा RBI के गवर्नर द्वारा, आई प्रॉमिस टू पे ₹100। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं दैट बिकम्स द लीगल टेंडर कि एक देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन जो भी एक करेंसी है उस करेंसी के ऊपर प्रॉमिस कर रही है गवर्नमेंट। तो अभी क्रिप्टो करेंसीज के केस में जैसे कि इस तरीके का कोई प्रॉमिस नहीं है क्योंकि बीच में कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। डिजिटल करेंसीज इक्वली सेम एज द नॉर्मल करेंसी विच यू आर यूजिंग। जो आपकी जेब में 500 का नोट है या 2000 का नोट है, 100 का नोट है, आप यही समझिए कि बिल्कुल वही चीज़ है। ये क्लियर कर दूं कि राजुल जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बड़ा डिफरेंस ये है कि क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम जो भी है वो लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन ये जो CBDC आया है ये एक प्रॉपर लीगल टेंडर है जिसे भारत का RBI या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप तक लेकर आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं ठीक कह रहा हूं राजुल? बिल्कुल सही सर, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं और ये बहुत बड़ी इनोवेशन है। ऑलरेडी पूरी दुनिया में 60 देश ऐसे हैं जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं और हर देश की अपनी यूनिक रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हमारे देश में ये पायलट प्रोजेक्ट चला, इस प्रोजेक्ट के अंदर सेकेंडरी मार्केट्स में कौन सी मार्केट्स हैं? फाइनेंशियल मार्केट्स, जैसे जहाँ पे शेयर्स का लेन देन है वहाँ पे इसको एज अ पायलट टेस्टिंग में यूज करेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने कॉन्सेप्ट नोट में भी बोला कि हम इसको इनिशियली होलसेल ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज करेंगे। होलसेल ट्रांजैक्शन सेकेंडरी मार्केट्स में जो कि हैं, और रिटेल के लिए हम कुछ महीनों के बाद लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए ये बात तो साफ हो गई कि एक लीगल टेंडर आया है, यानी कि बिल्कुल एक क्रिप्टो करेंसी जैसा है, लेकिन वहां पर एक कानूनी मान्यता होती नहीं थी। कोई देश दे रहा है, कोई देश नहीं दे रहा है, कोई कंपनी एक्सेप्ट कर रही है, कोई कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और यही कारण था कि उसमें इतनी वॉलेटिलिटी और तो ट्रेडिंग का एक जरिया बन गई थी। ये बिल्कुल आपकी करेंसी की तरह है, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे चल रही है, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन एक लीगल टेंडर है, यानी भारत सरकार इसको मान्यता देती है, भारत का रिजर्व बैंक इसको मान्यता देता है, इसलिए बाकी दुनिया भी इसको उसी तरह से मान्य करेगी। बस ये है कि पीछे की प्रोसेस हो गई थोड़ी कम। बुदिल साहब, एक सवाल अब यहां उठता है, क्या इसके बाद करेंसी छापने का जो काम है, यानी कि आपकी जो अब वो पेपर आप उसमें लगाते हैं, फिजिकल करेंसी छापते हैं, वो कम होगा, वो बोझ घटेगा? दूसरा, जो बैंकिंग के एंड पे जो पूरा एकदम बहुत बड़ा झमेला होता था वो कम होता हुआ नजर आएगा? ये सर ऑब्वियसली, मतलब अब जिस हिसाब से हम लोग ट्रांसफर्स करते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर्स ये होने वाले हैं, तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो हमारे पास पॉजिटिव चीज ये आ जाती है कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की कम हो जाने वाली है। सबसे बड़ी चीज एंड सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है इस चीज का, CBDC को लाने का, कि कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग कम हो जाएगी। एंड जिस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो हम लोग कैश यूज करते हैं, वो जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन का रिडक्शन हो जाएगा। ये सबसे बड़ी दोनों चीजें हैं जो लागू होने वाली है।
एंड उसके अलावा जो चीजें हैं वो इसीलिए अभी के शुरुआती तौर के अंदर गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जितने भी बड़े संस्थान है यहां पर शुरुआती यहां पर जैसे यूज होने लगे, जैसे बैंकिंग सिस्टम से सबसे पहले शुरुआत की और कुछ बैंक्स ने इनको सपोर्ट भी किया। उसके पीछे का रीजन भी यही है कि जो प्रोसेसेस बैंक्स करती थी हमारे लिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के अंदर, उसके अंदर समय भी बहुत ज्यादा लगता था, यहां पर समय भी रिड्यूस हो जाएगा। एंड कॉस्ट ऑफ रेंटिंग जो आपने कही बिल्कुल सही बात है कि यहां से कॉस्ट ऑफ रेंटिंग भी हमारी यहां पर कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो इसी बात पर नया एक चीज मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद यूएई में, अब आप करेक्ट कीजिएगा मैं गलत हूं, तो कि वहां पर जो सैलरीज दी जा रही है वो आधी डिजिटल फॉर्मेट में दी जाती हैं और आधी सैलरी उनको फिजिकल फॉर्मेट में दी जाती है। उसका शायद पर्पस ये है कि जो अभी जो बुदिल ने कहा कि आपको कई लोगों को बाहर पैसे भेजने पड़ते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं, उसकी भी कॉस्ट कम होगी, वो भी रियल टाइम में सेटल होंगे, और जब वो डिजिटल फॉर्मेट में होंगे तो काफी सस्ता पड़ेगा। एम आई राइट? जी बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं कि जो हमारी पेपर की कॉस्ट है या क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के जो सेटलमेंट की कॉस्ट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और वहाँ पे बहुत हमें एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी पड़ती है। अगर यही चीज़ हम डिजिटल करेंसी जो कि इक्वली दोनों कंट्रीज में वैलिड है या मल्टीपल कंट्रीज में वैलिड है, तो वो अगर हम देते हैं तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस एंड रेमिटेंस वो बहुत इजी हो जाएगा, और ये सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम है, तो वो भी काफ़ी इस CBDC की वजह से सॉल्व होगा। इवन इफ आज जो हमारा जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है CBDC होलसेल, वो भी इसमें काफ़ी इंक्लूड करेगा ये सारी चीज़ें कि कैसे इंटर बैंक सेटलमेंट और ये सारी चीज़ें पूरा का पूरा आपका कोलैटरल गारंटी सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारी चीज़ें जो इंटरमीडियरी थी वो सारे ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस करके आपका जो अल्टीमेट ओवरऑल ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो सेव करेगा। राइट, चलिए, तो ओवरऑल ये काफ़ी किफ़ायती होने जा रहा है, ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। हाँ, बस इसमें जो स्पेकुलेशन का फैक्टर हो रहा था जो दूसरी करेंसीज में आ रहा था। अच्छा राहुल साहब, अब एक बड़ा सवाल ये आएगा कि जब भारत ने अपनी खुद की, देखिए इस समय जो क्रिप्टो करेंसी का बाकी का मार्केट है जिसमें हम बिटकॉइन, इथेरियम और इन दूसरी करेंसीज की चर्चा करते हैं, और एक वो पूरा डिफरेंट वर्ल्ड ही है जहां भयंकर स्पेकुलेशन होता है, बहुत भयंकर वॉलेटिलिटी होती है, और सरकार ने कुछ नियम भी इस तरफ बनाए हैं या इस तरह के थोड़े इन्वायरमेंट पैदा किए कि एक आम निवेशक उसमें हाथ जलाने से बचे। लेकिन अब जब ये भारत सरकार खुद की डिजिटल करेंसी लेकर आ गई, इसका वो जो पूरा एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी मार्केट है उस पे क्या इंपैक्ट आएगा? सर मैं आपको बता दूं कि जैसे ही जब भी कोई करेंसी किसी एक जगह पे चलनी शुरू होती है, जैसे कि अगर क्रिप्टो करेंसी अब एक जगह पे चलनी शुरू हुई, तो अभी एक आपने बड़ा कॉन्सेप्ट सुना होगा, आजकल बड़ा प्रचलित कॉन्सेप्ट चल रहा है मेटावर्स, जिसमें कि हमारे देश में फर्स्ट इंडियन मिस्टर दिलेर मेहंदी जी, जो कि बड़े प्रचलित सिंगर हैं, गायक हैं, और वो फर्स्ट पर्सन इंडिया में बने कि जिन्होंने मेटावर्स के अंदर जमीन खरीदी। अब मेटावर्स मीन्स व्हाट इज मेटा, तो एक वर्चुअल वर्ल्ड है और उसके अंदर आपने कोई जमीन खरीदी। एक नॉर्मल लोगों को तो ये समझ ही नहीं आएगी बात की भी कैसे करेंसी यूज हो रही है और कैसे मैंने वर्चुअल एक जमीन खरीदी। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट के इसको निगेट करते हुए, इसका शमन करते हुए आज हमारे देश में जो डिजिटल करेंसी आई है, इस डिजिटल करेंसी से एटलीस्ट ये होगा, लोगों को एक नोशन ब्रेक होगा कि भी हाँ करेंसी डिजिटल हो सकती है, बट उसके सही मायने और उसके गलत मायनों का एक आज आरबीआई ने एक डिफरेंस सेट कर दिया है। आज एक मार्केट में क्लैरिटी आ गई है कि भी करेंसी डिजिटल हो सकती है, बट एक सही भी हो सकती है और एक इलीगल भी हो सकती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट का जो स्टेप है, ये बहुत अवेकनिंग कॉल है हमारे नेशन के लिए। अभी आई हैव डेल्ट विद द थाउजेंड्स ऑफ द फ्रॉड्स, जो जिसमें लोगों को लगा कि भी ये करेंसी है, जैसे कि हम दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, टेस्ला है, आप टेस्ला की कार खरीदने चाहिए, वो लोग क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं एज अ मनी। तो ये सब जब एक हमारे देश से बाहर कोई बड़ी कंपनीज जब इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स पे कुछ अग्री करती हैं और जिनका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में है, टेस्ला का इन्फ्लुएंस मिस्टर एलन मस्क हैज गॉट दैट मच फेमस, तो ट्विटर खरीदा उन्होंने, तो अब लोग उनको फॉलो करते हैं। लोगों ने सोचा एलन मस्क भाई ले रहा है क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहा है एज अ, तो इट मस्ट हैव अ लीगल टेंडर। तो लोगों को ये भी बहुत डाउट है कि इसका भी लीगल टेंडर है, बट गवर्नमेंट इज फुलिश और उसको लग रहा है कि इंडिया वाले नहीं बस इसको एक्सेप्ट करते, बाहर के लोग तो एक्सेप्ट करते हैं। और जो हमारे
हमारी यंग जनरेशन है वो इस पूरे ट्रैप में फंसती है और बिल्कुल रिस्क बिना मिटिगेट किए इसमें इन्वेस्टमेंट करती है। तो आई थिंक ये जो आज पायलट स्टार्ट की जो डेट है, इट्स अ क्लियर डिमार्केशन इन द हिस्ट्री ऑफ अवर कंट्री कि जहां पे शायद हम अपने कंट्री के लोगों को बचा रहे हैं एक फ्रॉड सिस्टम में बचने के लिए भी कहीं ना कहीं। जी चलिए, तो ये भी एक बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा कि ये जो वर्चुअल करेंसी है या डिजिटल करेंसी है जिसे आरबीआई ने शुरू किया है, इसके अपने तो फायदे हैं, लेकिन अब ये जो पूरा स्पेकुलेटिव मार्केट खड़ा हो गया था और सरकार की बड़ी चिंता बन गया था, अभी भी भारत में इसको लेकर चीजें क्लियर नहीं है। कुछ एक नियम सरकार ने बना दिए हैं, लेकिन उनकी कोशिश पूरी यही है कि एक आम व्यक्ति उसमें जाके फंस ना जाए, ट्रैप ना हो जाए, क्योंकि एक बहुत ही अलग लेवल का ये पूरा मार्केट क्रिएट हुआ था और ये हाईली स्पेकुलेटिव है। तो वहां पर भी ये डिजिटल करेंसी एक बड़ा रोल प्ले करने वाली है। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी जो लॉन्च आया है या पायलट आया है, ये तो आया है होलसेल लेवल पर, यानी कि बड़े वित्तीय संस्थान इसमें लेन देन करेंगे, लेकिन इसके आगे आएगा रिटेल, यानी वो आपके और हमारे लिए होगा। तब क्या इंपैक्ट आएगा, आपकी हमारी लाइफ कैसे बदलेगी, क्या किस तरीके से हमें तनख्वाह मिलेगी। एक सवाल ये भी है कि क्या तब बैंक खाते की जरूरत रह जाएगी, जिस तरह से आज हम बैंक खाता रखते हैं, या डायरेक्ट आपके पास पैसे कुछ तरीके से आ जाएंगे, वॉलेट में आ जाएंगे। कुछ सवाल है जो आप मेरे भी मन में है तो आपके भी मन में होंगे, जाहिर तौर पे अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं भारत की अपनी डिजिटल करेंसी ने सीबीडीसी की, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसके लिए आरबीआई ने शुरुआत कर दी है। पहली करेंसी आ चुकी है, उसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, अभी होलसेल के लिए आई है, यानी कि बड़े वित्तीय संस्थान इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके बाद आपके और हमारे लिए यानी कि रिटेल डिजिटल करेंसी आएगी। ब्रेक से पहले काफी बात हुई, अब थोड़ी सी और कुछ बातों को समझ लेते हैं। बुदिल साहब ये बताएं कि क्या आने वाले वक्त में, मैं कहीं पढ़ रहा था इसके लिए कि शायद ऐसा भी जरूरी नहीं होगा कि आपके पास कोई एक टिपिकल बैंक का खाता हो, हालांकि बैंकों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। पायलट प्रोजेक्ट में भी 9 बैंकों के साथ शुरुआत की गई है, लेकिन डायरेक्ट आरबीआई से भी आपको सीधा पैसा मिल पाएगा, एक वॉलेट में पैसा आएगा। क्या इसी तरीके से डिजिटल करेंसी काम करेगी? आई थिंक ये सर, क्योंकि जिस हिसाब से ये एनोनिमिटी को खत्म करती है, तो ऑब्वियसली इस चीज की सारी जानकारी गवर्नमेंट को, या फिर लेट्स से कि अगर बैंक इन्वॉल्व है बीच में तो बैंक को रहेगी। लेकिन देयर माइट बी फ्यू चेंजेस जो पॉसिबल है, क्योंकि इफ इट इज कनेक्टेड टू ब्लॉकचेन और सम वॉलेट्स, तो यहां पर हमारे पास कुछ एड्रेसेस होंगे जिनके ऊपर ये ट्रांसफर्स होंगी, एंड वो जो एड्रेस होंगे उसके थ्रू चीजें ट्रैकेबल रहेगी। बिकॉज ये जो जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, जिसको हम लोगों ने लेजर टेक्नोलॉजी बोला है, ये कंप्लीटली ओनरशिप को ट्रैक कर पाती है। तो इसलिए इस चीज का ये जो चीज हम समझाना चाह रहे हैं अपनी ऑडियंस को, या फिर जितने भी दर्शक हैं उनको यही चीज के बारे में ज्यादा ध्यान रखना है कि चाहे बैंक हो या फिर किसी वॉलेट के थ्रू हो, आपकी जानकारी उसी प्रकार गवर्नमेंट तक पहुंचेगी जिस प्रकार आपके बैंक के ट्रांजैक्शन से पहुंचती थी। ये चीज मेरे हिसाब से अभी भी गवर्नमेंट ने भी पूरा खुलासा नहीं किया कि दैट्स गोना बी वो बैंक की मदद से कंप्लीट होगी या फिर किसी वॉलेट ट्रांजैक्शन के थ्रू कंप्लीट होगी। उस चीज के बारे में हमें जानना होगा, लेकिन इस फॉर श्योर वहां पर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक वॉलेट एड्रेस जरूर होगा। राइट। तो नेहा अभी देखिए, हम कैश से नॉन कैश या डिजिटल इकोनॉमी की तरफ तो आ गए हैं, हमें से ज़्यादातर लोग अब यूपीआई करते हैं, वो भी अपने आप में एक बड़ी क्रांतिकारी चीज़ है। क्या यहाँ से एक कदम और आगे बढ़ जाएगा? मतलब अब क्या होता है कि यूपीआई तो आपका फिजिकल पैसा है जो बैंक में रखा है, उसको आप डिजिटली एक दूसरे को देते हैं, अब तो वहाँ पर होगा ही सब कुछ डिजिटली, तो आगे वही डिजिटल चेन बढ़ेगी, यानी हम यूपीआई से भी आगे बढ़ जाएंगे। जी बिल्कुल। तो यूपीआई तो अभी तक, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि फिजिकल रुपी के ऊपर बेस्ड है, बट यहाँ पे तो अब हम सीबीडीसी की बात कर रहे हैं जो कि डिजिटल रुपी है, और सीबीडीसी रिटेल की हम बात करें तो यहाँ पे तो उसके यूज़ केसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे। एंड यूपीआई से रिलेटेड जो भी हम ट्रांजैक्शंस अभी कर सकते थे, डिजिटल वॉलेट्स हम यूज़ कर सकते थे, वो सारी चीज़ें हम अपने वॉलेट के थ्रू, ब्लॉकचेन बेस्ड वॉलेट के थ्रू कर सकेंगे, और वेब3 वर्ल्ड में हमारी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। एंड जैसा आपने पहला अभी एक क्वेश्चन कहा था, मैं उसमें भी और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जो सीबीडीसी हमारे हैं वो 2 टाइप के हैं, वन इज़ फॉर होलसेल, वन इज़ फॉर रिटेल। तो एक होलसेल जो है वो अकाउंट बेस्ड रहेगा, एंड उसमें आइडेंटिटी के थ्रू जो है वो अकाउंट के थ्रू हम ट्रांसफ़र करेंगे, उसमें एनोनिमिटी नहीं होगी। लेकिन एक और जो है सीबीडीसी रिटेल, वो डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू होगा, उसमें आपका वॉलेट एड्रेस रहेगा जैसा बुदिल ने कहा था, एंड उसमें जो आपके ट्रांजैक्शंस रहेंगे वो आपके डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू रहेंगे। तो ये वाली जो चीज़ है हमारे लिए उस तरह से काम करती है।
इन राइट, ब्लॉकचेन। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है पूरा सिनारियो। राहुल साहब, कब तक हम माने? अभी तो देखिए पायलट प्रोजेक्ट है, कोई अगर आपके पास एक अंदाजा हो कि कब तक ये पायलट प्रोजेक्ट चलेंगे, कब इनको एक फुल फ्लेजेड एक्सेप्टेंस मिलेगा, और खास तौर पे इम्पोर्टेंट आम जन के ये लिए कि जो रिटेल वाला डिजिटल करेंसी है वो कब तक हम आता हुआ देखेंगे? देखिए सर, जब भी कोई पायलट प्रोजेक्ट आता है तो गवर्नमेंट हमेशा सेफली प्रोसीड करना चाहती है। गवर्नमेंट कभी नहीं कहना चाहेगी कि हाँ जी मैं इतने महीनों में या इतने टाइम में हम कर देंगे। ऑफ कोर्स इस तरीके के शब्दों का जरूर चयन किया जाता है इन दी कमिंग फ्यू मंथ्स, कि फ्यू मंथ्स में अब मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि कम से कम 1 साल का फेयर ट्रायल तो इसमें बनता ही है, क्योंकि अभी तक एंटिसिपेटेड रिस्क क्या होंगे, अभी तक एक कॉन्सेप्ट लॉ आया है, फिर आने वाले टाइम में हो सकता है गवर्नमेंट कोई लेजिस्लेशन भी लेके आए। अभी रेगुलेटरी अथॉरिटी तो आरबीआई है, बट हो सकता है विद इन आरबीआई किसी और स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का गठन करना पड़े जो कि इसका मॉनिटरिंग कर सके। और जहां तक कि सेकेंडरी मार्केट्स के ऊपर जैसे ये लोग वर्क अपॉन करेंगे, तो रिटेल इज वेरी सेंसिटिव इशू। रिटेल में आप एकदम से मेरे हिसाब से कोई भी चीज को ऐसे ही नहीं ला सकते ओवरनाइट, क्योंकि रिटेल के अंदर हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि विपिन आपको याद होगा जब एटीएम की मशीनें आई तो ऐसे केसेस बड़े सुनने में आए कि भी एटीएम में लोगों को उसने पूछा कि भाई क्रेडिट कार्ड मैं अपने डेबिट कार्ड से पैसे कैसे निकालूं, और लोगों ने कुछ नंबर डाला, उसका चुराया, उसके पैसे निकाल लिया। ऐसे कुछ इश्यूज बड़े सुनने में आते थे। तो हमारे देश में लिटरेसी इज वेरी बिग इशू। तो रिटेल को मेरे को लगता है आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर आएगा भी तो मेरे को ऐसा लगता है प्रोग्रेसिव मैनर में स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के ऊपर ये लोग लेकर आएंगे, जैसे कि अमेज़न पे ये जो ई कॉमर्स हो रहा है शायद फेज्ड मैनर में लेकर आए, इस तरीके से मेरे को लगता है। चलिए, तो जो भी है बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जिस तरीके से पूरा सिनेरियो डिजिटल करेंसी के जरिए बदलेगा, लेन देन के तौर तरीके ऑलरेडी बदल चुके हैं, हम एक यूपीआई युग में तो आ ही गए हैं, लेकिन यहाँ से जो डिजिटल करेंसी का युग है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। चाहे आप कह लीजिए अभी भले पायलट प्रोजेक्ट हो, जैसे हमारे एक्सपर्ट बता रहे कि धीरे धीरे फेज वाइज मैनर्स में ये बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन लगता है कि आज से 1-1.5 साल डाउन द लाइन, 2 साल, हम लोगों के पूरे तौर तरीके कॉमर्स के या डे टू डे के ट्रांजैक्शंस के, बैंकिंग के, शायद ये डिजिटल करेंसी बदलने का मादा रखती है। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसकी काफी बातें पहले भी होती रही हैं, तो यहां से हम माने कि आरबीआई की तरफ से सीबीडीसी का इंट्रोडक्शन एक नए युग की शुरुआत है, एक नए तरीके के कॉमर्स और ट्रेड की शुरुआत, एक नई तरीके की करेंसी की शुरुआत है। अब यहां से हम कितना लंबा और किस तरह का सफर तय करेंगे और कितनी बदलेगी इससे हमारी लाइफ, उसकी झलक तो हम एक इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ वो में एहसास भी होता चलेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत ही अच्छे और सरल ढंग से आपने बताने की कोशिश की है कि डिजिटल करेंसी जो सेंट्रल बैंक लेकर आया है वो कैसी है, क्या है, किस तरीके से क्रिप्टो से अलग है और आपके हमारे लिए वो कैसे काम करेगी। तो आई होप दर्शकों के लिए जानकारी काफी काम आएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। नमस्कार।